वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईएमआरएस अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 दिसंबर 2023 को उसको सोल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जो हर सप्लायर है वो लायबल होगा रजिस्टर करने के लिए किसके अंदर, सीजीएसटी के अंदर। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 के अंतर्गत इन द स्टेट्स और यूटी अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जहाँ पे उसकी जो टैक्सेबल सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की या दोनों की, अगर उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो उसे खुद को रजिस्टर करवाना होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 के गुड्स थे जो हमने मनीष को बेचे थे 25% के प्रॉफिट पर ऑन सेल। तो देखो 60,000 क्या है, कॉस्ट है, और 25% प्रॉफिट किस पे, सेल्स पे। तो 25 अपॉन में 100 अगर आप करते हो तो क्या लिख दोगे, 1/4। तो 25 चौके 100, तो मतलब ये प्रॉफिट है और ये क्या है, सेल्स प्राइस है, क्योंकि हमने सेल्स के ऊपर प्रॉफिट दिया है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि हम 4SP में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो 3 आएगा। एक तरीके से बता रही हूँ। तो देखो 60,000 हमारी क्या है, कॉस्ट ही है, तो हमने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड किया, क्योंकि कॉस्ट हमारी थी 3, आप एक्स फॉर्म में मान सकते हो, और 4 हमारा था SP, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम सेलिंग प्राइस निकाल पाएँ। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 20,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80,000 आएगा। अब इस 80,000 पे जिस पे हम उसे बेचना चाहते थे, जो हमारा लिस्टेड प्राइस था, उस पे हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया 5% का, तो मतलब हमने 95% पे बेच दिया। एक तरीका तो ये कि 80,000 का 5% निकालना, फिर उसको 80,000 से घटा देना, या सीधा 80,000 का 95% निकाल लेना डिस्काउंट घटा करके, ट्रेड डिस्काउंट, आपका आंसर आ जाएगा 76,000 आंसर आएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पेयर रोंग है। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, फाइनल अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट वगैरह। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हमारे लिए इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट हमारे लिए पोजीशन स्टेटमेंट है, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट इक्वल, ये गलत है, ये कभी मैं, क्योंकि देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ हमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में बताती है, फंड फ्लो हमें यूजेज एंड अप्लीकेशन, मतलब अप्लीकेशन एंड सोर्सेज के बारे में बताती है फंड्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या होती है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे रेंट हमारे लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, तो यही हमारा नॉमिनल अकाउंट है। जबकि कॉपीराइट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये रियल अकाउंट में आएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इंटेंजिबल असेट्स हैं, ठीक है। The portion of the uncalled capital which can be called only at the time of winding up of the company is known, मतलब वो पोर्शन अनकोल्ड कैपिटल का जो तभी मंगवाया जा सकता है जब कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तो उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अनकोल्ड तो वो है जो आपने मांगी नहीं, नॉमिनल जो रजिस्टर्ड है, और अनसब्सक्राइब मतलब जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं की, लेकिन आंसर होगा रिजर्व कैपिटल। यहाँ पे 96 में हमें दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है कि अनिल बलदेव पार्टनर हैं और वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, कौन है, अनिल है और बलदेव है, 3-2 में। और कहता है कि अनिल की कैपिटल है 60,000 की और बलदेव की कैपिटल है 30,000 की। फिर इसने बोला कि रिवैल्यूएशन का लॉस था हमारा 14,000 का, तो 14,000 को हम 3-2 में बांटेंगे और लॉस है तो घटाएंगे, तो 3-2 में बांटने पर हमारे पास ये आया 8400 और ये आया 5600, सॉरी घटाना है ना दोनों में क्योंकि लॉस है। नेक्स्ट इसने बोला कि उनके पास जनरल रिजर्व था 24,000 का, तो जनरल रिजर्व को बांट देते हैं, कोई पार्टनर आने होते हैं उससे पहले जितने भी हमारे पास इनकम होती है सारे रिजर्व वगैरह सबको, तो 24,000 को अगर हम 3-2 में बांटते हैं तो हमारे पास आता है 14,400 एंड 9600। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, तो इसकी तो आ गई हमारे पास 66,000 और इसकी आ गई हमारे पास 34,000, कितनी, 34,000, ठीक है, समझ गए ना आप। तो देखो जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इतनी, इसके बाद इसने बोला है कि इसने एक पार्टनर को इनवाइट किया है, ठीक है। तो देखो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद आई, इसकी आई 66,000, इसकी आई 34,000। तो एक टाइप से कहे तो इनकी एडमिशन के टाइम पे टोटल कैपिटल कितनी बनती है एडजस्टमेंट के बाद, 66 और 34, 1,00,000 कैपिटल बनती है। कहता है कि इन्होंने ना चंद्रमानी को इनवाइट किया एज ए पार्टनर 1/5 शेयर में,
तो वो कैपिटल लेके आते, लेकिन कितनी ये हमें बताना है। तो देखो ये एडजस्टेड कैपिटल है, इसकी हेल्प से हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। तो देखो 1/5 हिस्सा दे रहे हैं टोटल प्रॉफिट में, तो 1 - 1/5 करेंगे तो 4/5 किसका हो गया, ए और बी का। तो हम 1,00,000 पे हम लगा सकते हैं 1,00,000 मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4/5 हमारा बचा, तो उसका रिवर्स कर दो, 4 नीचे 5 ऊपर, इससे टोटल आएगी क्योंकि टोटल तो 5 है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कैपिटल आई 1,25,000 और बी जो हमारे पास नया पार्टनर आया है सी चंद्रमानी, उसका शेयर है 1/5, तो 1,25,000 मल्टीप्लाई में 1/5 करोगे तो 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि टोटल असेट्स जो लायबिलिटी का एक साइड वो इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस ओनर फंड या शेयर होल्डर फंड या इक्विटी बोल दो, आप इसको कैपिटल बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो पहला सही है कि लायबिलिटीज हैं, तो असेट्स में से अगर कैपिटल नहीं लायबिलिटीज के बराबर आएगी, लेकिन ये गलत है कि असेट्स किसके बराबर होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है, जर्नल एंट्री इज नॉट मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करते, मतलब इसको हम बुक्स में दिखाते ही नहीं हैं। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है मतलब है ही नहीं, तो पार्टनर को क्या मिलेगा ही मिलेगा, तो उसे इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत है, अब मिलता तो है लेकिन वो इक्वल रेशियो में मिलता है, ना कोई सैलरी मिलेगी, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना कोई कमीशन मिलेगा। कहता है कि जीईएम पे कॉन्ट्रैक्ट कौन जनरेट करता है, तो इसका आंसर होगा बायर। नेक्स्ट है एडवांस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल। जो भी एडवांस अमाउंट हमें कस्टमर से मिलती है उसको हम सेल नहीं मानते, ये हमारी एक्यूरल कॉन्सेप्ट पर बेस है। देखो आप ना P&L अकाउंट बनाते थे, आपने देखा होगा कि अगर कुछ भी प्रीपेड आता था तो उसको आप क्या करते थे, घटा देते थे उस साल में, क्योंकि वो अभी उस साल का खर्चा है ही नहीं, उस साल की इनकम है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग होता था तो जोड़ते थे कि हमने पे किया नहीं है लेकिन उस साल का खर्चा है। 102 में हमें कह रखा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की वैल्यू 12 लाख की है, वैसे ओरिजिनल उसकी कॉस्ट 20 लाख थी और हमने वो 24 लाख में बेच दी, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ, तो हमें 20 लाख का, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की जो वैल्यू होती है और कितने में बेच रहे हो उन्हीं से हमें पता चलता है प्रॉफिट का। और मशीनरी एक कैपिटल नेचर की असेट्स है तो हमें क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट होगा कितने का, 12 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट का ही होता है कि इधर हम क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, इधर हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेज लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या करना है आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 28 to 44D किस सेक्शन मतलब किसको डिफाइन करते हैं, हमें पता है, इनकम टैक्स के 5 ऐड हैं। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, कैप बिजनेस फ्रॉम प्रॉफिट मतलब कैपिटल गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला प्रॉफिट एंड गेन है, कैपिटल गेन है। ठीक है, तो ये और अदर सोर्सेज से, तो जो हमारा सेक्शन 28 से 44 है वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, हमेशा बुक वैल्यू पर लगता है कि आपने अपनी बुक में कितनी वैल्यू दिखाई है, ना कि मार्केट में वो असेट्स कितने की मिल रही है उस चीज़ पर। ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती है, तो मेनली 3 पार्टीज होती हैं, ड्रोवर, ड्रोवी और एक होता है पे। ठीक है, जिसे जो पेमेंट रिसीव करेगा ही करेगा। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो उसी पर्सन पर लगता है जिसके बर्डन को वो किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता, तो ये हमारा है इनकम टैक्स। जबकि जीएसटी तो हम जो सेलर होता है वो दूसरे हमारे कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर देता है, तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट, लेकिन इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है यहाँ पे है ना ये दे रखा है हमें एनपीओ के चैप्टर से कि हमें ना स्टेशनरी की अमाउंट स्टार्टिंग में दी है और जो क्रेडिटर्स हैं वो बताए हैं कि कितने के थे, कि मतलब परचेज किया होगा तभी तो क्रेडिटर्स हैं, तो ये एक टाइप से ओपनिंग स्टॉक लगा लो आप,
ये आप लगा लो कि जो आपने परचेज किया है वो है, तो इसको जोड़ देंगे हम। नेक्स्ट स्टेशनरी जो ख़राब हो गई तो इसको घटा देंगे, और जो क्लोजिंग है लास्ट में है उसको भी घटा देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस अगर कुछ भी वेस्टेज हुई है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितना हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 76,800। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, परचेज दे रखी है, और कहता है कि जो प्रॉफिट है वो 30% है कॉस्ट का, और रेवेन्यू निकालना है। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक को यूज करेंगे, तो 2 लाख को इसमें जोड़ेंगे तो 16 लाख। 16 लाख में से 2,20,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 13,80। तो 13,80,000 हमारे पास आ गई कॉस्ट, और कहता है कि कॉस्ट का 30% प्रॉफिट है। तो मतलब इसका हम क्या कर दें 130/100 कॉस्ट का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए क्रेडिट बैलेंस। देखो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो जो परचेज रिटर्न होता है उसका एक क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि देखो परचेज को हम डेबिट करते हैं और जब उस चीज़ को वापस करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, रिवर्स करेंगे। ऐसे सेल्स हमारी क्रेडिट होती है लेकिन उसका रिटर्न डेबिट होता है। तो आंसर हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड। और ये दोनों तो हमारे खर्चे ही हैं कैरीज के, तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट है तो डेबिट होते हैं। जीएसटी इंडिया में आया था 1 जुलाई 2017 से फोर्स में आ गया था। नेक्स्ट है गुड्स कैन बी परचेज थ्रू जीएम, मतलब जो हमारा पोर्टल है उससे हम ना बिना किसी क्यूटेशन को इनवाइट किए हुए कितने रुपए की गुड्स खरीद सकते हैं, तो 25,000। जो सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला जो पर्सन होता है जो बिजनेस कर रहा है उसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फॉर्म ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी लेड डाउन टू पार्लियामेंट बाय हुम। तो इसका मतलब आएगा फाइनेंस मिनिस्टर ही ऐसा कर सकती है कि हम है ना फ्यूचर के लॉसेस को तो एंटिसिपेट नहीं करते लेकिन लॉसेस को लेके चलते हैं। तो ये क्या है, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सी कन्वेंशन है, ये हमारी है कंजर्वेटिज्म, या इसको आप प्रूडेंस भी बोल सकते हो। कई बार आपको एग्जाम में ये वर्ड भी मिल जाता है। नेक्स्ट 116 में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछी है। देखो ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई यूज़ नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ओके, कितना आंसर आएगा हमारा इसका, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 70,000 का। नेक्स्ट है 117 का इफ़ द अमाउंट ऑफ एनी नॉन लायबिलिटी कांट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। अगर किसी नॉन लायबिलिटी की अमाउंट को हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते तो भी हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है 50% प्रॉफिट है सेल्स पे। तो कहता है कॉस्ट पे कितना होगा, तो मैंने बताया 50%, तो 50/100 किया तो ये प्रॉफिट है ये सेल्स है, तो कॉस्ट कितनी थी, दोनों का डिफरेंस मतलब 50 थी। 50 पे आपको 50 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 100% प्रॉफिट हो रहा है। तो 118 का आंसर आ जाएगा 100%। 119 में दे रखा है एक अमाउंट आपको मिली है सीमा से जो पहले आपने बैड डेब्ट्स लिख दी थी, तो क्या होगा, एंट्री बन जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट क्या हुआ है कैश अकाउंट, तो आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट, और क्रेडिट पूछता तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। 120 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती है। एक सोल प्रोप्राइटर है वो 1,00,000 रुपए निकालता है बिजनेस से 31 जनवरी को, और कहता है 12% इंटरेस्ट देना है उसे। 31 जनवरी मतलब कितने बचे, 2 महीने, फरवरी मार्च, तो 2/12। तो यहाँ से हमारे पास जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 2,000 रुपये। नेक्स्ट है जो ऑडिट होते हैं उसके मेन काम क्या है, तो भाई यही है एक्यूरेसी को पता करना। क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट को सिलेक्ट मतलब भाई वेरीफाई करना नहीं है, इंश्योर करना कि जो इतने भी खर्चे हुए हैं एंड जो भी डिसबर्समेंट है उसके लिए परमिशन मिली, मतलब अथोराइज है, वाउ डॉक्यूमेंट वगैरह अवेलेबल है। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा इसमें आंसर हो जाएगा।
कौन सी लायबिलिटी है जिसको हम करंट नहीं मानते? देखो क्रेडिटर भी करंट है, ठीक है, इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी है, बिल्स पे मतलब बीपी भी है, लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है। इसको तो हम बैलेंस शीट में ही नहीं दिखाते, बैलेंस शीट के बाहर नोट्स में दिखाते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर कमीशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई में रेट। रेट कितनी है? 5। और भाई बिफोर होता तो रेट अपॉन में 100 कर देते, लेकिन आफ्टर तो 100 रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, तो 5 अपॉन में 105। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन भी कितना आ गया हमारे पास? 2000। नेक्स्ट है एज पर जर्नल फाइनेंशियल रूल्स 2017 हु हैज बीन गिवन फुल पावर टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन GEM। तो आएगा कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। अगर कोई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो फ्री है एरर से, कौन सा क्वालिटेटिव फीचर है? रिलायबल है, विश्वास योग्य है, उसमें कोई गलतियां नहीं है। किस सेक्शन में 146 ऑफ द कंपनीज एक्ट में जो एक ऑडिटर है उसके पास राइट है अटेंड करने का कोई भी जर्नल मीटिंग? तो बाई हिमसेल हरसेल और थ्रो हिज और अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी पर्सन अटेंड कर सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होता है जो पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर, लाइक प्रॉक्सी वगैरह। अगला है 128 का कि अजय ने एक बिल ड्रॉ किया विनय को 60,000 का था, विनय ने एक्सेप्ट कर लिया और अजय ने उसको इंडोर्स कर दिया चिंटू को 70,000 की पेमेंट के लिए 2% डिस्काउंट में एंड द बैलेंस इन कैश। तो देखो डिस्काउंट अगर हम चेक करें 70,000 पे 2% का तो कितना अमाउंट आती है हमारे पास? 1400। ठीक है, वैसे कितनी अमाउंट देनी थी पहले? जो भाई बिल डिसऑनर हुआ है 60 की और 1400 का डिस्काउंट ये हो गया, तो कितना हो गया? ये हमारे पास आ जाएगा 61,400। तो 61,400 यहाँ पे हमारा आंसर होगा, क्योंकि देखो जो बिल पहले ड्रॉ किया वो अमाउंट तो देनी पड़ेगी डिसऑनर होने पर, और जो भी डिस्काउंट वगैरह है वो भी बोन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन जो अपीयर हो रहा है ट्रायल बैलेंस में उसको सिर्फ हम P&L अकाउंट में दिखाएंगे। अगर एडजस्टमेंट में होता तो P&L में भी दिखाते और बैलेंस शीट में भी असेट्स में से माइनस करते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट द करंट रेशियो? कौन सी ट्रांजेक्शन है जो करंट रेशियो को अफेक्ट करेगी? करंट रेशियो होता है हमारा करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, यही होता है। तो इसमें क्या दे रखा है कि भाई गुड्स आपने कैश में बेचे हैं, तो भाई आपकी परचेज ही मतलब असेट्स ही जो गुड्स बेचे हैं कैश में, तो क्या आएगा हमारे पास? कैश आएगा। और हमारी असेट्स ही कम होगी तो नहीं। और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स को क्रेडिट पर खरीदा है तो गुड्स आ गए, स्टॉक बढ़ गया और प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। ठीक है, आगे दे रखा है कि कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इंटू इक्विटी, इसका कोई रोल नहीं है। डिवेंचर इशू किए गए हैं इन कंसिडरेशन, ये भी नहीं है। तो अब आप इन दोनों को सोचो कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है एंड कमेंट द आंसर। मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा पेपर का सॉल्यूशन था। अगर आपको किसी अदर एग्जाम के पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो यू कैन कमेंट। थैंक यू।